बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्टिव वीडियो के साथ, इंट्रोडक्टिव लेक्चर के साथ हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 2 बेसिकली थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बेस करता है, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे मज़ीद डिटेल में जाके बात करेंगे। कुछ एडवांस चीज़ें हम सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाई जाती है, फिर उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ये तमाम चीज़ें तो डिस्कस हमने की हैं चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मज़ीद डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। के किसी भी इक्वेशन के रूट्स का क्या मतलब होता है। ये वर्ड हम जब यूज़ करते हैं तो इससे मुराद हम क्या लेते हैं, ठीक है। अक्सर औक़ात हमने ये वर्ड कई जगह पे देखा होगा और इस चैप्टर में तो बिलखुसूस हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 से ही इसको देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि हम सबसे पहले रूट्स ऑफ द इक्वेशन पे एक डिटेल्ड डिस्कशन कर लें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में बहुत सारी इक्वेशंस को डिस्कस किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, x² - 5x + 6 = 0। तो जब इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, तो आप उसको फैक्टराइजेशन से करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, जिस भी तरीके से इसको आप सॉल्व करें, तो आपके पास यहाँ से x की दो वैल्यूज आउट होती हैं। एक है x = -3 और दूसरी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करते हैं x = 2, ठीक है। x = 3, सॉरी मैंने -3 शायद कह दिया। तो x = 3 एंड x = 2, ये आप दो वैल्यूज यहाँ से अमूमन फाइंड आउट करते हैं। अब बेटा, ये जो x की हम दो वैल्यूज यहाँ से फाइंड करते हैं, अमूमन इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के रूट्स का नाम देते हैं, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो दो हैं, जिनमें से एक 3 है और दूसरा 2 है। बेसिकली इनको रूट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर मैं 3 को इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट करूंगा तो इक्वल के बाद 0 है, तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो 0 के इक्वल ही आंसर आएगा। इसी तरह अगर आप 2 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तब भी 0 आएगा। 3 और 2 के अलावा अगर आप कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं लेके आ सकता। इसका मतलब है कि और कोई नंबर भी इस इक्वेशन का रूट नहीं कहला सकता। तो इसके रूट सिर्फ दो ही हैं हमारे पास, 3 एंड 2। यहाँ पे ये सवाल भी जरूरी है कि आया कि इसके दो ही रूट्स क्यों हैं। क्या दो से ज्यादा रूट्स भी हो सकते हैं या दो पे ही हम इक्तफा करेंगे? तो यहाँ पे इसका आंसर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आंसर मैं एक दफ़ा पहले भी दे चुका हूँ अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं जो इसकी डिग्री कहलाती है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो फिर इसके रूट्स भी 2 ही होंगे। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 से ज्यादा होती, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अमूमन नहीं होती है, किसी और इक्वेशन की अगर बात की जाए, तो अगर उसमें इसकी पावर हाईएस्ट पावर 3 होती है, 4 होती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली इसके रूट्स भी बढ़ते चले जाते हैं।
अगर पावर 3 है तो 3 रूट्स आ जाएंगे, अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 रूट्स आ जाएंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहरहाल सिर्फ 2 ही रूट्स होते हैं। तो रूट्स के हवाले से बेटा आपको ये बात पता चली है। ओके, इसके बाद अगर हम इससे आगे बढ़ें तो अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज की, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, बहुत ही अहम ये टॉपिक होगा आपके समझने के हवाले से, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर लेते हैं जी। बेटा डिस्क्रिमिनेंट की जो टर्म है इसका मीनिंग बेसिकली क्या होता है, तो चलें जी देखते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने गुज़िश्ता चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा था। ये फार्मूला जो आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पे, ये फार्मूला आप इसको जानते हैं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है, ठीक है। इस फार्मूले का एक खास हिस्सा अगर मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूँ, इस एक खास हिस्से को मैं यहाँ से अलग कर लूँ, ठीक है, ये वाला जो कि आपको स्क्वायर रूट के नीचे नजर आ रहा है, ये वाला b² - 4ac। तो ये जो इसका हिस्सा मैंने आपके सामने शो किया, इसको हम अमूमन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको हम जरा साइड पे सेपरेट करके लिख लेते हैं, ठीक है। ये होगा डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम DISC से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम D भी कह सकते हैं। चलें, दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो होगा वो होगा b² - 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये है इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही एक खास हिस्सा जिसको हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कह रहे हैं। और आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो इस डिस्क्रिमिनेंट पे बेस करती है। तो लेट्स सी कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है और हम इसको यूज क्यों करते हैं, इसके यूज करने से हमें फायदा क्या होता है। तो लेट्स सी जी, देखते हैं इस पे हम बात करके। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेचर ऑफ द रूट्स, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, जब हम किसी भी इक्वेशन में से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो वैल्यू देख के हम उस इक्वेशन के रूट्स की नेचर स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, वो किस नेचर के होंगे, ठीक है। अब आप स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, किस तरह फाइंड होगी, वो तो बात की बात है, लेकिन नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली कहा किसको जा रहा है, उसका मतलब क्या है। तो चले हम इस बात को भी पहले क्लियर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रूट का जो मतलब है वो हमारे पास ये होगा कि किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो नंबर 1 इक्वल हैं या अनइक्वल, ठीक है, इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, ये रूट्स में पहली बात है जिसको हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल अनइक्वल का मतलब ये है कि जैसे आप देखें ये दोनों रूट्स यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं 3 और 2, ये अनइक्वल हैं, ठीक है। अगर एक जैसे होते तो हम उनको इक्वल बोलते। नंबर 2, नेचर ऑफ रूट्स में जो दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं या इमेजिनरी, रियल हैं या इमेजिनरी हैं, ठीक है। आपको पता है रियल और इमेजिनरी में क्या फर्क है। जो नंबर्स रियल लाइन पे ड्रा किए जा सकते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं, और जो नंबर रियल लाइन से आउट होते हैं उनको हम इमेजिनरी बोलते हैं, यानी जिनके साथ आयोटा आ जाता है तो उनको हम इमेजिनरी नंबर कंसीडर करते हैं। तो सम टाइम हमारी इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा रियल ही आते हैं। अभी तक तो आपने जितनी भी इक्वेशन की है वहां पे आपने रियल रूट्स को ही ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इमेजिनरी रूट्स भी आ सकते हैं, इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये भी हम इसकी नेचर में ही बात डिस्कस करते हैं कि रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं। इसी तरह तीसरी चीज जो हम रूट्स में डिस्कस करते हैं वो ये है कि जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं या फिर इर्रेशनल है।
रूट्स रैशनल हैं या इररेशनल हैं। अब रैशनल और इररेशनल का डिफरेंस ये आपने 9th क्लास में चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज में सीख लिया था। सिंपली इनके बारे में आप ये बात रिकॉल कर सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको p बाई q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना पॉसिबल हो वो रैशनल हैं, और जिनको लिखना पॉसिबल ना हो वो इररेशनल हैं। रैशनल या इररेशनल रूट्स हैं तो ये हमें भी नेचर ऑफ रूट्स में ही हम इस बात को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथी चीज जो है वो ये है कि क्या जो रूट्स हैं हमारे पास क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हैं या वो इम्परफेक्ट स्क्वायर, या वो इम्परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। यानी वो जो रूट्स आपके पास आए हैं क्या वो किसी वैल्यू का स्क्वायर बनते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू 9 आ जाती है तो हम जानते हैं कि 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, वो 3 का स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर x की वैल्यू 16 आ जाती तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर था। लेकिन अब यहाँ पे जो आपके इसके इक्वेशन के रूट्स नजर आ रहे हैं 3 और 2, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बनते, तो इसलिए इनको इम्परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो बेटा ये जो चार चीजें होती हैं इनको हम नेचर ऑफ रूट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि रूट्स क्या होते हैं और नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है। और बेटा नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हमारे लिए जो हेल्पिंग चीज है वो है डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट होगा जो हमें बताएगा कि रूट्स की नेचर इन चारों में से कौन कौन सी हो सकती है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए हम ये किस तरह से फाइंड करेंगे कि रूट्स की नेचर क्या है, ठीक है। जो नेचर्स मैंने आपको पिछले स्लाइड पे शो की हैं उनमें से कौन सी नेचर डिस्क्रिमिनेंट से किस तरह से डिपेंड करती है इसको हम यहाँ पे आप समझेंगे। तो बेटा अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाए, पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट आप प्रॉपर फाइंड करते हैं, हम अगले लेक्चर में डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने का तरीकाकार भी सीखेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो इस सूरत में आप नेचर ऑफ रूट्स जो है वो जो कंसीडर करेंगे वो होगी रियल, यानी रूट्स वो रियल होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे, यानी कि बिल्कुल एक जैसे होंगे दोनों रूट्स। अगर x की वैल्यू पहली 4 है तो दूसरी भी 4 ही होगी, ठीक है। इसी तरह रियल और रैशनल होंगे। ये उस सूरत में होगा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है। इसको वाइस वर्सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको ये कहा जाए कि एक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, रैशनल हैं और इक्वल हैं तो बताएं उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 होगा, यानी कि आप दोनों तरह से इस बात को समझ सकते हैं। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम हो, 0 से लेस हो, 0 से लेस होने का मतलब है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ जाए, मीन्स के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -5 आ रही है, -10 आ रही है या कुछ भी आ रही है माइनस के साइन के साथ, तो ऐसी सूरत में जो नेचर ऑफ रूट्स हम बताएंगे वो होगी इमेजिनरी, यानी कि जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है, आयोटा की फॉर्म में होंगे। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो एंड परफेक्ट स्क्वायर हो, ग्रेटर देन 0 में दो कैटेगरीज हैं। ग्रेटर देन 0 के साथ अगर परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, मींस के अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 4 आ जाती है लेट्स सपोज, तो देखें वो 0 से बड़ा भी है 4 और परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में रूट्स रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है लेकिन वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 5 आ जाती है तो वो 0 से बड़ा तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब हम नेचर ऑफ रूट्स जो बताएंगे वो रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स का जो आपस में एक लिंक है वो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इनमें से किसी टाइप का होता है तो उसके अगेंस्ट जो नेचर ऑफ रूट है वो क्या होगी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कैसे किया जाता है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इस बात को समझने के लिए कि डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में फिलहाल कोई बात नहीं करनी, जस्ट ये देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कैसे होगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले लाया जाएगा अगर ना दी हो तो। उसके बाद आप a की वैल्यू जानते हैं कि क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट होती है और c की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो a, b और c की वैल्यू अलग करने के बाद अब आप डिस्क्रिमिनेंट की जो फॉर्म है वो लिखें, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप उसमें a, b और c की वैल्यूज अपनी अपनी जगह पे पुट करें, हल करें और अब आपके पास देखें 17 आ रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है। इस तरह देखिए आप पार्ट नंबर 2 में भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3 में भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, पार्ट नंबर 4 में भी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास चारों पार्ट्स हैं, उनका रिव्यू आपने देख लिया कि किस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हम नेचर ऑफ रूट्स को किस तरह से अकॉर्डिंग टू द टेबल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, तो उसके मुताबिक हम नेचर ऑफ रूट को कैसे डिफाइन करते हैं और ना सिर्फ हम उसको उस टेबल के जरिए से चेक करेंगे बल्कि हम एक्चुअल उस इक्वेशन को सॉल्व करके भी देखेंगे कि वाकई हमारे टेबल के मुताबिक नेचर ऑफ रूट जो हमने बताई है क्या वाकई वो ठीक है या वो ठीक नहीं है। लेकिन ये तमाम बातें, ये तमाम डिस्कशन हमारी नेक्स्ट वीडियो में आ रही हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।